वेलकम एवरीवन टू द साइंस किला। इट्स मी डॉक्टर हबीब। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इससे पहले आई वुड लव टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, like it and share it, and if possible do subscribe to my YouTube channel The Science Killa. So let's proceed on to our topic, that is SHM, simple harmonic motion. But first thing is first, motion, हरकत. अगर आसान अल्फाज में कहें कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो इस चेंज को हम लोग कहते हैं मोशन. सो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है मोशन. सो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to a reference point, तो इसे हम लोग कहते हैं मोशन. लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी ए है जो कि पॉइंट ए पर है, और इसने अपने पॉइंट ए को या पोजीशन को चेंज करके ये बॉडी आई पॉइंट बी पर. तो इस पॉइंट ए को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. तो इस बॉडी ने पोजीशन को चेंज किया तो हम लोग कहते हैं कि इस बॉडी ने हरकत किया, मोशन किया. हम लोग अपने इर्द गिर्द या इन्वायरमेंट बहुत सारे बॉडीज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की मोशन को देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग मोशन को इन 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में या कर्व्ड पाथ में मूव करे तो इस टाइप मोशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. सो व्हेन वी से मोशन अलोंग अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. यानी कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे या कर्व्ड लाइन में मूव करे तो इस टाइप के मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे. लेट्स सपोज आप एक गाड़ी को रोड पर देख रहे हैं और वो गाड़ी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इस गाड़ी का जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है. ओके, ट्रांसलेटरी मोशन की जो स्ट्रेट लाइन मोशन है इसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलाइनियर मोशन. इसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलाइनियर मोशन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास लेट्स सपोज एक फुटबॉल है और वो रफ ग्राउंड पर जो है वो रोल कर रहा है कर्व्ड पाथ पर, तो इससे हम लोग कहेंगे ये भी एक किस्म का ट्रांसलेटरी मोशन है और इसे हम लोग कहते हैं कर्विलाइनियर मोशन. सो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहेंगे कर्विलाइनियर मोशन. ओके, एक थर्ड टाइप ऑफ मोशन में यहाँ पर आपके सामने लिखूंगा, लेकिन उसका एग्जांपल पहले दूंगा और वो है रैंडम मोशन. आपने गैस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को आप लोगों ने स्टडी किए होंगे. उनके जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो भी किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं. तो इस मोशन को जो कि हर एक सिंथ में ये कर सकता है, इसे हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन. सो लेट्स सपोज वी हैव गॉट ओवर हियर अ गैस मॉलिक्यूल. सो दिस गैस मॉलिक्यूल कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, और ये इस सिंथ में भी जो है वो मूव कर सकता है. तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन. ठीक है, तो दरअसल हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इस ट्रांसलेटरी मोशन के ये हमारे पास 3 टाइप्स है. एक है रेक्टिलाइनियर मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, और दूसरा है कर्विलाइनियर मोशन जो कि कर्व पाथ पर मोशन को कहते हैं, और इसी तरह एक रैंडम मोशन है जिसमें मॉलिक्यूल जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. ठीक है. ओके, ट्रांसलेटरी मोशन के अलावा हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप का मोशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन का मतलब है कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कल के सरकमफेरेंस में मूव करे तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे रोटेटरी मोशन. सो नेक्स्ट वी हैव द रोटेटरी मोशन. ठीक है, रोटेटरी मोशन यानी कि मोशन
along the circumference of circle। तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है और ये बॉडी जो है वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहेंगे रोटेटरी मोशन। इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास एक लास्ट मोशन है जो हमें एसएचएम को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें मदद भी देगा, और वो मोशन है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप के मोशन हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन, इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ड्रा करूँगा ताकि हमें वाइब्रेटरी मोशन जो है बआसानी समझ आ सके। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक पेंडुलम है, हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक पेंडुलम है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने इस पेंडुलम को एक धागे की मदद से लटकाया है। सो दिस इज द स्ट्रिंग एंड हियर वी हैव गॉट द बॉब, ठीक है। ये हमारे पास बॉब है, ठीक है। ओके, अब ये जब रेस्ट हालत में होगा ये बॉब, जिसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, और इसे हम लोग पॉइंट ओ का नाम देंगे। तो जैसे ही हम लोग इस बॉब को डिस्टर्ब करेंगे फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, तो इसे हम लोग ले आएंगे एक पोजीशन ए पर, जिसे हम लोग नाम देंगे पॉइंट ए। ओके, पॉइंट ए पर इसे डिस्टर्ब करने के बाद ये ए से वापस मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन की तरफ वापस ये बॉब आएगी और ये बॉब मीन पोजीशन पर बगैर रुकते हुए आगे की तरफ ये बॉब जाएगी। सो दिस बॉब विल कम टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। उस एक्सट्रीम पोजीशन को हम लोग पॉइंट बी का नाम देंगे और फिर वापस इस बी पोजीशन से ये वापस सेंटर की तरफ आएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये जो बॉब का मोशन है, इस मीन पोजीशन के इस तरफ और उस तरफ, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन और टू एंड फ्रो मोशन, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर मैं जगह भी कम है लेकिन मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन का लिख लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैक एंड फोर्थ motion of a body about its mean position, about its mean position, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम के अलावा एक मास जो हम लोग अटैच करते हैं एक स्प्रिंग के साथ, ये भी हमारे पास, जो कि हम लोग इस सिंपल हम एक मोशन को समझने के लिए यहाँ पर एक हम लोगों ने बतौर एग्जांपल लिया है, ये भी किस्म का वाइब्रेटरी मोशन है। इसके अलावा अगर आप गिटार को जो है उनकी दागों को आप जो है ऑब्जर्व कर ले, जब आप गिटार को बजाते हैं तो ये गिटार के जो दागे हैं वो अपने मेन पोजिशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इस टाइप के मोशन को भी हम लोग क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। Okay, so these all three types, they were the types of motion. Number one, translatory motion, straight line motion और curved line motion, ठीक है। इसमें और इसके अलावा जो थर्ड टाइप है रैंडम मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है रोटेटरी मोशन, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे। जिसके हमारे पास हमारा प्लेनेट अर्थ है तो वो सन के इर्द गिर्द जो मोशन करता है, इस मोशन को हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह आप क्लॉक के नीडल्स को देखें, वो नीडल्स भी क्या कौन से मोशन जो है वो कर रहे होते हैं, दैट इज रोटेटरी मोशन। और थर्ड है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। सो दीज थ्री, करेक्ट, दीज थ्री वर द टाइप्स ऑफ मोशन. Number one, we have got over here the translatory motion. Number two, we have got over here rotatory motion, and third one vibratory motion. ठीक है। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारा डिस्कस किया है मोशन के बारे में।
तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक डेफिनेशन लिखूंगा, जो बाद में हम लोग डिराइव भी करेंगे या प्रूव भी करेंगे कि वाकई एसएचएम इस तरह होता है। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ आते हैं। एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि मोशन ऑफ a mass attached to a spring is called SHM। तो ये मास जो हम लोग अटैच करते हैं स्प्रिंग के साथ, इस मास का जो मोशन होगा इसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब एसएचएम में क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर जो बॉडी है ये एसएचएम कर रहा है, ये मास है हमारे पास। तो इस बॉडी के जो एक्सेलरेशन है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये एक्सेलरेशन जो ये बॉडी का है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ इसका सिमत होगा, इसका डायरेक्शन होगा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेंगे और फिर वहाँ पर डिराइव करेंगे। सो here we have got that acceleration of a body executing SHM is directly proportional to displacement from mean position, एंड दूसरी बात, ये जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा। सो दिस इज एंड इज ऑलवेज एंड इज ओके, सो दिस एक्सेलरेशन सो इज एंड इज ऑलवेज directed towards the mean position। अब ये जो इतना बड़ा डेफिनेशन में लिखा है इसे हम लोग एक छोटे से इक्वेशन के ज़रिए डिनोट करेंगे। तो हमारे पास ये डेफिनेशन का जो पहला हिस्सा है वो है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड नंबर 2 दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जिसे हम लोग यहाँ पर माइनस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग आगे फार्मूले में जा करके प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग है, 3 डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। इस स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पर मैंने अटैच किया है मजबूती के साथ, और दूसरी एंड के साथ हम लोगों ने एक मास m अटैच किया हुआ है, जिसका मास है हमारे पास लेट्स सपोज m। ठीक है, तो इस मास को हम लोगों ने यहाँ पर रेस्ट हालत में मैंने शो किया है, दूसरे डायग्राम में मैंने इसे एक्सटेंड किया हुआ है, इसे हम लोगों ने खींचा है, और तीसरी स्टेट में हम लोग देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग वापस पीछे की तरफ आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारे पास 0 है, तो यानी कि ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा ये मास। ठीक है, और इस पोजीशन को हम लोग नाम देंगे, इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे O, और इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये वो पोजीशन है जिसमें बॉडी रेस्ट की हालत में है और वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सेकेंड डायग्राम में, इसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद क्या होगा कि ये बॉडी जो है एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये बॉडी के सेंटर से हम लोग अगर लाइन यहाँ पर खींच ले तो इसने आप देख सकते हैं पॉइंट O से, ठीक है, यहाँ तक एक डिस्प्लेसमेंट x कवर किया है। ठीक है, तो इस नए पॉइंट को हम लोग नाम देंगे A। ठीक है, तो अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है, तो जितना कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट में इजाफा होगा। तो ये बात कौन कहता है, हुक लॉ कहता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट।
प्रोपोर्शनलिटी साइन को याद रखना, जब हम लोग इसे ख़त्म करते हैं तो इसके बजाय हम लोग एक इक्वलिटी साइन ले आते हैं और दूसरा कांस्टेंट। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्स। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है के, जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। याद रखना ये स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इस कांस्टेंट के हवाले से भी आते हैं, हमें सॉल्व करने होंगे। सो दिस के इज़ एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन और यूनिट हम लोग इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि के को अगर मालूम करना है तो ये एक्स यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। सो एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स, दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। हम लोग कहते हैं कि द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग टू द इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रेशो है, जिसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर, जिसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके, या इस तरह आप लिख सकते हैं, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, फर्स्ट डायग्राम में जब ये मेन पोजीशन पर था तब हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर हुआ और ये पॉइंट ए पर आ चुका है। अब ये स्प्रिंग का जो है अपना नेचर है, प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटर्नल फोर्स आपने इस सिंथ में लगाया है तो वो अपने आप में ये स्टोर कर लेगा, यानी कि ये स्प्रिंग वहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि पीछे की तरफ आएगा खुद ब खुद, क्योंकि इसमें एक फोर्स स्टोर हुआ है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी पीछे की तरफ मूव करके एक नई पोजीशन की तरफ आएगा, जो कि मैंने थ्रेड डायग्राम में शो किया है। तो ये हमारे पास जो इसका, लेट्स सपोज लेट मी ड्रॉ फ्रॉम दिस सेक्शन, करेक्ट। तो ये हमारे पास एक नई पोजीशन पर आ चुका है, जिसमें लोग पॉइंट बी का नाम देंगे। तो ये पीछे की तरफ इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। ठीक है, ओके। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ था, रीस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल उसके बराबर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग ये रीस्टोरिंग जो फोर्स है बिल्कुल ये वैल्यू इसका होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स बट माइनस, करेक्ट नॉट। अब हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ चुका है माइनस के एक्स और हम लोगों ने इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो हम लोग एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए मदद लेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma और हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो ये मास इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा। सो F डिवाइडेड बाय m, सो दिस इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन a। और यहाँ पर F का जो वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर F का वैल्यू हमारे पास आ चुका है माइनस के एक्स। सो इसे हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो इक्वेशन 1 को 2 में पुट करने के बाद हमें मिलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F, दैट इज एक्चुअली माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई m। अब ये जो k हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है और मास हम लोगों ने कांस्टेंट लिया है, तो हमारे पास है कि हम लोग कह सकते हैं कि k ओवर m इज एक्चुअली व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, तो k ओवर m इज एक्चुअली कांस्टेंट। तो हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाएगा a इक्वल टू द कांस्टेंट माइनस x। अब आपको वजह से पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम लोग इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट लगाते हैं। तो अगर हम लोग इसे ख़त्म करेंगे तो उसका अपोजिट प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस x। तो जी हाँ, ये वही इक्वेशन था जिसके बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन भी लिखा था और हम लोगों ने ये प्रूव भी किया है कि ऐसा बॉडी जो SHM कर रहा है उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ और ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा। तो ये हमारे पास मेन डेफिनेशन आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इस डेफिनेशन के तहत हम लोग SHM के चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर सकते हैं। नंबर 1, हमारे पास SHM जो है एक
वाइब्रेटरी मोशन होता है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोशन होता है जिसमें बॉडी या सिंपल पेंडुलम हो या स्प्रिंग हो वो अपने मेन पोजीशन से टू एंड फ्रॉम मोशन करेगा। नंबर 2, जो एक्सेलरेशन है हमारे पास बॉडी का जो कि वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है एसएचएम का, तो इसका एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा। तीसरी बात, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी कि मेन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, मिनिमम है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। एक बात याद रखना, इसके जो एक अपोजिट टर्म है और वो है वेलोसिटी। चूंकि जब ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है तो मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी मिनिमम होगा, ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन के बिल्कुल अपोजिट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है ये समझ आ चुका है। सो आई होप यू पीपल डिड एंजॉय एंड आई होप you liked it. So if you liked it, please do share it with the friends, like it and share it, and please do subscribe to my YouTube channel, The Science Killa. So stay blessed and thanks for the listening.